हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम छठी कक्षा की सोशल साइंस में जो भूगोल का सब्जेक्ट है जिसका टाइटल है द अर्थ अवर हैबिटेट वन, इसका चैप्टर वन पढ़ेंगे। ये चैप्टर हम समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में मैं इस किताब से यानी कि ज्योग्राफी से सभी चैप्टर्स कवर करूंगा। इसके साथ साथ हिस्ट्री बुक की और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ उसके भी सभी चैप्टर्स में कवर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स नहीं मिस करें। तो ये जो चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, तो हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो इसके बारे में और हमारी जो सोलर सिस्टम है इसके बारे में ये चैप्टर है। How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. तो रात के समय में जब हम आकाश देखते हैं, आसमान में देखते हैं, तो हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। आसमान बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स से भरा होता है और वो सभी ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ब्राइट होते हैं तो कुछ डीम होते हैं, और पूरा जो आसमान है वो ऐसा लगता है कि मानो वो तारों से भरा पड़ा है। कुछ तो तारे ऐसे हैं, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, वो ट्विंकल करते यानी टिमटिमाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि टिमटिमाते नहीं है, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर। तो हमारा जो मून यानी कि चंद्रमा है तो वो सिंपली ग्लो करता है, वो अदर स्टार्स की तरह वो शाइन नहीं करता, यानी कि वो टिमटिमाता नहीं, ट्विंकल नहीं करता, पर्टिकुलरली वो ट्विंकल नहीं करता। तो आप अगर ठीक से देखोगे तो आपको आसमान में ये सभी तारे दिखाई देते हैं। आसमान में हमें मून यानी कि चंद्रमा भी दिखाई देता है, चांद भी दिखाई देता है। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes, and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night or Amavasya. On this day, you can watch the night sky best provided it is a clear night. तो ये बाकी सभी ऑब्जेक्ट के साथ साथ आसमान में बहुत बार चांद दिखाई देता है, और चांद के जो निकलने का समय है वो अलग अलग है। अलग अलग शेप्स में हमें चांद दिखाई देता है और उसकी पोजीशंस यानी कि जगह भी बदलती रहती है। और जो फुल मून होता है यानी कि पूरा मून यानी कि फुल मून, पूरा चांद हमें महीने में एक ही बार दिखता है। उसको हम फुल मून नाइट कहते हैं या फिर हम उसको पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन हमें चांद की रोशनी में दिखाई देता है। अगर आप बाहर वॉक करने जाओगे रात को, पूर्णिमा का समय है, तो आपको उस रात को अच्छी तरह से चांद की रोशनी में दिखाई देगा। उसको फुल मून नाइट कहते हैं या फिर पूर्णिमा कहते हैं। ये महीने में एक ही बार आती है। और उसके बिल्कुल 15 दिनों बाद, अ फोर्थ नाइट लेटर, 15 दिनों बाद चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, आसमान में चांद होता ही नहीं। उसको हम कहते हैं न्यू मून नाइट या फिर उसको हम अमावस्या कहते हैं। पूरा अंधेरा होता है और अमावस्या के दिन ही हम आसमान का अच्छी तरह से निरीक्षण कर सकते हैं। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see
all these bright objects of the night sky. रात के समय में तो ये तारे दिखते हैं, रात के समय में तो चांद दिखता है, लेकिन दिन में चांद और जो बाकी तारे हैं वो क्यों नहीं दिखते? वो इसीलिए नहीं दिखते क्योंकि दिन में सूरज होता है और सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि सूरज की रोशनी में हमें चांद या फिर बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है जो रात के समय हमें आसमान में दिखते हैं वो दिन के समय में दिखते नहीं. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. So you remember this term clearly. What are celestial bodies? So the sun, the moon, and all other objects that shine in the night sky. Okay, that shine in the night sky, they are called as celestial bodies. इन सभी को celestial bodies कहा गया है. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. So here the description is of one of the celestial bodies. तो जो celestial bodies है इनमें से एक है stars यानी कि तारे. हमारा जो सूरज है यानी कि सूर्य है वो भी एक तारा है और ये जो स्टार्स होते हैं तो कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो तो वेरी बिग यानी कि उसका जो शेप है साइज है वो बहुत बड़ा है और बहुत हॉट है और कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो है वो गैसेस से बनी हुई है उसको अपनी हीट है और अपनी लाइट है और ये जो हीट और लाइट है ये ज़्यादा अमाउंट में ये बाहर छोड़ते हैं. ओके तो एक सूरज जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है. सूरज को अपनी हीट एनर्जी है, सूरज को अपनी लाइट एनर्जी है एंड द सन इज वेरी बिग एंड वेरी हॉट एंड द सन इज मेड अप ऑफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. So there are other stars also like sun. सूरज के जैसे बाकी भी तारे हैं पर हमें तो बाकी तारों की रोशनी, लाइट एनर्जी और हीट यानी कि गर्मी महसूस नहीं होती. बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी यानी कि बहुत छोटे बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. तो ऐसा क्यों होता है? हमें सिर्फ सूरज की ही रोशनी मिलती है और हमें सिर्फ सूरज की ही गर्मी महसूस होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाकी तारे हमसे बहुत बहुत दूर है. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. So if you see something from at a distance, it looks very small, very tiny. अगर हम कुछ चीज बहुत दूर से देखते हैं तो वो बहुत हमें छोटी दिखाई देती है. ओके बिल्कुल ऐसे ही जैसे मान लो एक एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा है तो हमें नीचे से जमीन से वो बहुत छोटा दिखता है. बिल्कुल इसी तरह वो जो तारे हमें आसमान में दिखते हैं वो बहुत छोटे दिखते हैं क्योंकि हम उनसे बहुत दूर होते हैं. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. Ursa Major or Big Bear is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarshi. Sapt means seven, Rushi means sages, yani ki saints. It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets, and constellations in the sky. So here, in this part, one concept is explained. तो क्या है वो concept? वो है constellations. Constellations क्या होते हैं? तो constellations are nothing but patterns. एक pattern होता है जो कि stars का तारों का एक समूह होता है और इन तारों के समूह के पैटर्न से कॉन्स्टेलेशन बनता है या फिर कॉन्स्टेलेशन इज नथिंग बट इट इज अ पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स. और ऐसा ही एक कॉन्स्टेलेशन है जिसका नाम है उर्सा मेजर या फिर इसको बिग बेयर ऐसा भी कहते हैं.
और एक कॉन्स्टलेशन है जिसको सप्तर्षि ऐसा कहते हैं। सप्त मीन 7, यानी कि 7, ऋषि मीन सेजेस सन। तो ये जो 7 तारों का समूह है, तो यही उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन फॉर्म करता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, आप ये तारे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो सात तारे हैं, इनका जो ग्रुप है, तो इसको कॉन्स्टेलेशन कहा गया है। इसको कॉन्स्टेलेशन कहा गया है। ओके, तो ये जो कॉन्स्टेलेशन है इसको सप्तर्षि कहते हैं। सप्त यानी 7। ओके, उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन ऐसा भी इसको कहते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तारों की मदद से पुराने जमाने में दिशाएं खोजी जाती थी या फिर दिशाओं का अंदाज लिया जाता था। कैसे? द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। आप इस फिगर में देख सकते हो, यहां नॉर्थ स्टार दिखाया है। नॉर्थ स्टार को पोल स्टार ऐसा भी कहते हैं, ध्रुव तारा। तो ये हमेशा इसकी पोजीशन पर ही रहता है और इसकी पोजीशन जो है वो है उत्तर में। तो मान लो अगर आपको ये तारा पता होता है कि ये ध्रुव तारा है, तो आपको वो दिशा भी पता होती है कि ये उत्तर दिशा है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वो अपनी जगह छोड़ता नहीं, वो अपने ही जगह पर रहता है। ओके, ध्रुव तारा। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तर्षि। तो इस फिगर में सप्तर्षि ये जो है कॉन्स्टेलेशन, तो इससे आप ध्रुव तारा पता कर सकते हो। अगर आपको आसमान में ये सप्तर्षि दिखाई दे, ऐसा फॉर्म दिखाई दे, ऐसा पैटर्न, तो इसके जो 2 पॉइंटर स्टार्स है, इसके जो 2 पॉइंटर स्टार्स है, तो इस फिगर में जैसा दिखाया है, ओके, तो बिल्कुल इसी तरह फेसिंग नॉर्थ आपको खड़े रहना है। फेसिंग नॉर्थ आपको खड़े रहना है। और ये जो 2 स्टार्स है जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के पॉइंटर स्टार्स है, बिल्कुल यहां से अगर आप देखोगे यहां से इस पॉइंटर से, तो बिल्कुल सीधा जो आपको तारा दिखेगा वो होगा नॉर्थ स्टार। Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. तो वो pole star ही होता है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. So what are planets? Planets do not have their own light or heat. जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, उनको अपनी हीट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी नहीं होती। ओके, तो प्लैनेट्स को ऐसा, जो सेलेस्टियल बॉडीज जिनको अपनी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी नहीं होती, उनको प्लैनेट्स कहते हैं। ये वर्ड कैसे ओरिजिनेट हुआ प्लैनेट? द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। एक ग्रीक वर्ड है प्लैनेटाई, जिसका मतलब है वॉन्डरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। अपना पृथ्वी एक ग्रह है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। क्योंकि इसको लाइट और हीट कहां से मिलती है? सूर्य से मिलती है, सूरज से मिलती है, विच इज अवर नियरेस्ट स्टार। हमारे अगर सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा स्टार है, तो वो है सन यानी कि सूरज। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। हमें पृथ्वी से जब हम चांद देखते हैं, तो हमें चांद ऐसा लगता है कि शाइनिंग दिखाई देता है। क्यों शाइनिंग दिखाई देता है? क्योंकि चांद पर सूरज की रोशनी पड़ती है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है। तो अगर मान लो हम चांद पर जाओगे और चांद से हमारी पृथ्वी देखोगे, तो पृथ्वी भी शाइनिंग ही नजर आएगी, क्योंकि पृथ्वी पर भी सूरज की रोशनी पड़ी होगी। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। इट इज अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. चांद जो है, चांद को हम सैटेलाइट कहेंगे। सैटेलाइट यानी कि उपग्रह कहेंगे। और ये जो है चांद, ये पृथ्वी के अराउंड घूमता है, मूव्स अराउंड द अर्थ। और हमारी जो पृथ्वी है, बिल्कुल
इसी तरह दूसरे 7 प्लैनेट्स है यानी कि ग्रह है, जिनको ये जो 7 प्लैनेट है इन सभी को हीट और लाइट सन से मिलती है, सूरज से रोशनी मिलती है और सूरज से हीट यानी कि गर्मी भी मिलती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और कुछ प्लैनेट्स को उनके अपने मून यानी सैटेलाइट इस मीनिंग से। यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दी गई है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। तो ये जो 3 ग्रह है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, तो इनके अराउंड जो है वो रिंग्स है। एक्चुअली ये रिंग्स क्या है, दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रीज। स्मॉल जो डेब्रीज है, डेब्रीज यानी अवशेष है, कोई टूटी फूटी चीज है, उसको हम डेब्रीज कहते हैं। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स। तो ये जो रिंग्स है जो कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के अराउंड है, तो ये रिंग्स हमें पावरफुल टेलीस्कोप्स की मदद से दिख सकते हैं। अभी हम सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी लेते हैं। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेओराइट्स। ओके, तो सोलर सिस्टम में क्या क्या है, सन है, सूरज, 8 ग्रह है, उन ग्रहों के उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स है, और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज है जैसे कि एस्टेरॉइड्स है, मीटियोराइट्स है। ओके, तो इन सभी को मिला के हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। अभी हम देखते हैं, यहां इस फिगर में आप देख सकते हो, सन इज एट द सेंटर, सूरज जो है वो सेंटर में है, और बिल्कुल इसके अराउंड सभी ग्रह जो है, प्लैनेट्स जो है वो घूमते हैं। बिल्कुल इसके अराउंड ऐसे गोलाकार चक्कर लगाते रहते हैं कंटिन्यूअसली सभी प्लैनेट्स। ओके, तो अभी ये जो सन है, सन एट द सेंटर, उसके जो नजदीक है वो है मर्क्यूरी, सबसे जो नजदीक है वो मर्क्यूरी है। और ये जो पाथ है इसको ऑर्बिट्स कहते हैं। तो ये जो पाथ है, सर्कुलर पाथ, जिस पर ये ग्रह घूमते हैं सन के अराउंड, इसको ऑर्बिट कहते हैं। ये पाथ इलोंगेटेड होता है, आप देख सकते हो यहाँ इलोंगेटेड, ये सर्कुलर पाथ नहीं होता, इसको इलोंगेटेड पाथ कहते हैं। अभी एक एक करके जानकारी लेते हैं। मर्क्यूरी जो पहला ग्रह जो सन के अराउंड घूमता है, सन से बहुत नजदीक है, वो है मर्क्यूरी। यहाँ जो आपको फिगर्स दिखाई देंगे, मर्क्यूरी के नीचे 58 लिखा है, तो इसका मतलब है कि सन से मर्क्यूरी का डिस्टेंस 58 मिलियन किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर। ओके, मिलियन किलोमीटर। तो वीनस जो है इसका डिस्टेंस 108 मिलियन किलोमीटर, और अर्थ जो है, अर्थ का सन से, सूरज से डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, मार्स का डिस्टेंस 228 मिलियन किलोमीटर। इन द सेम वे जुपिटर का 778, सैटर्न का 1427 मिलियन किलोमीटर, देन यूरेनस का 2869 मिलियन किलोमीटर, और नेपच्यून का 4496 मिलियन किलोमीटर। यहां जो जानकारी दी गई है, मर्क्यूरी 1 ऑर्बिट अराउंड सन, तो एक चक्कर सूरज को ऐसा लगाने के लिए, एक चक्कर सूरज को ऐसा लगाने के लिए मर्क्यूरी को 88 दिन, 88 डेज लगते हैं, और 1 स्पिन ऑन एक्सिस, और उसके एक्सिस पर, वो खुद के एक्सिस पर भी घूमता है, तो ऐसे घूमने के लिए उसको 59 डेज लगते हैं। इन द सेम वे वीनस को सन के अराउंड एक चक्कर लगाने के लिए 255 डेज लगते हैं, और उसके एक्सिस पर घूमने के लिए, एक चक्कर पूरा करने के लिए 243 डेज लगते हैं। तो पृथ्वी का हम देखते हैं, 1 ऑर्बिट अराउंड सन, तो सूरज को एक पूरा चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को 365 डेज लगते हैं, पूरा साल लगता है। और पृथ्वी को उसके एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने के लिए एक दिन लगता है, 24 आवर्स। ओके, तो जो दिन रात होते हैं पृथ्वी पर, वो पृथ्वी जो उसके एक्सिस पर घूमती है इसलिए होते हैं। और आप देख सकते हो 365 डेज, ये क्या है, 1 ऑर्बिट अराउंड सन। इन द सेम वे मार्स ग्रह का, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ये है, आप यहां देख सकते हो।
यहाँ और एक कंसेप्ट है, जैसे कि इनर प्लैनेट्स जो है वो वेरी क्लोज टू द सन, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। तो ये जो इनर प्लैनेट्स है, जिसको हम मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसको इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और ये सभी प्लैनेट्स पर रॉक्स है। ओके। जो आउटर प्लैनेट्स है, वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। तो ये जो प्लैनेट्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सभी प्लैनेट्स सूरज से बहुत दूर है और ये बड़े बड़े प्लैनेट्स है। और ये सभी प्लैनेट्स गैसेस से और लिक्विड से बने हैं। ओके। तो इन सभी प्लैनेट्स पर गैसेस और सिर्फ लिक्विड है। हमने देखा कि सूरज, फिर उसके राउंड जो घूमते हैं वो ग्रह, फिर उन ग्रहों के उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स, और फिर कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स। तो इनसे सोलार सिस्टम बनता है। वी ऑफन कॉल इट अ सोलार फैमिली विद द सन एट एज इट्स हेड। और ये जो सोलार सिस्टम है, इसका जो हेड है, प्रमुख है, वो है सन। अभी यहाँ एक जानकारी दी गई है। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। रोमन माइथोलॉजी के अनुसार सोल का मतलब है सन गॉड। सोलार मीन्स रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलार सिस्टम। Okay, write down as many words using the word solar on your own as you can. So this is exercise for you. The sun. अभी एक एक करके सोलार सिस्टम में जो सभी घटक है इसकी जानकारी लेते हैं। The sun is in the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. सन जो है सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। ये बहुत बड़ा है और ये गैसेस से बना हुआ है। और सन जो है ये एक पुलिंग फोर्स निर्माण करता है, जिससे सभी ग्रह उसको ऐसे जुड़े हुए हैं, उस फोर्स से उसके अराउंड घूमते हैं। और ये जो सन है ये पूरी सोलार सिस्टम को हीट एनर्जी देता है, लाइट एनर्जी देता है। और सन की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। वो हम इतनी फील नहीं करते क्योंकि सन हमारा सबसे नजदीक तारा होते हुए भी बहुत दूर है। और पृथ्वी से सूरज का जो अंतर है वो है 150 मिलियन किलोमीटर। Planets. Now we will see information about planets. There are 8 planets in our solar system. 8 ग्रह हैं। In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो ये 8 ग्रह है। ओके, सीक्वेंस ऐसा है, पहले मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये इजी टेक्निक है। एन इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। So if you take first alphabets of this sentence, M, V, E, M, J, S, U, N, you get the names of the planets. M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune. Okay, so remember this sentence and you remember all the planets in the solar system. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. अभी ये जो सभी प्लैनेट्स है ये सन के अराउंड घूमते हैं और इनका जो पाथ है, इनका जो मार्ग है वो निश्चित है, फिक्स्ड है। These paths are elongated. और ये जो पाथ है ये elongated है, ये पूरा एग्जैक्टली सर्कुलर ऐसा नहीं है। और इस पाथ को ऑर्बिट्स कहते हैं। They are called orbits. Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. मर्क्यूरी को एक चक्कर सूरज के अराउंड लगाने के लिए 88 डेज लगते हैं। Venus is considered as Earth's twin
because its size and shape are very much similar to that of the Earth. वीनस को अर्थ का ट्विन ऐसा भी कहते हैं क्योंकि उसका जो साइज और शेप है वो बिल्कुल पृथ्वी से मिलता है। यहाँ एक जानकारी दी है, वो जानकारी हम पहले देखते हैं। वर्ड ओरिजिन, मेनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। Geography, for example, is an English word. Geography एक English शब्द है. It has its origin in Greek, लेकिन इसका जो origin है वो Greek language में है, which relates to the description of the earth. It is made up of two Greek words. दो Greek शब्द से ये शब्द बना है. GE एक शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी, अर्थ, और ग्राफिया जिसका अर्थ है राइटिंग. तो GE और ग्राफिया से जियोग्राफी बना है. जी का मतलब है अर्थ और ग्राफिया का मतलब है राइटिंग. बिल्कुल ऐसे ही कुछ अन्य शब्द है. जीई दैट इज जियो, जियोलॉजी, लॉजी, लॉजिया. सो ये जो इनटू ब्रैकेट्स वर्ड्स दिए हैं ये ग्रीक वर्ड्स है. तो जियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ द अर्थ, जियोमेट्री, जियोमेट्री और ज्योमेट्री. सो जी एंड मेट्री आर लैटिन ग्रीक वर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, ज्योमेट्री. जियोइड, रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ. अर्थ का, पृथ्वी का जो शेप है या फिर फॉर्म है इसको जियोइड शेप कहते हैं. ओके, नेक्स्ट जो है, ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई. दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स. तो मानव को हमेशा से ही आकर्षण रहा है आसमान देखना, आसमान का निरीक्षण करना. तो जो लोग प्रोफेशनली ये काम करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं. एस्ट्रोनॉमर ये नया शब्द है, ध्यान रखो कि जो लोग आसमान का निरीक्षण करते हैं और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं. आर्यभट्टा वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया. प्राचीन भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था आर्यभट्ट. He said that the moon and the planets shine due to reflected sunlight. तो इन्होंने कहा था कि ये जो चांद है और बाकी ग्रह है तो ये क्यों शाइन करते हैं, क्योंकि सन का लाइट ये रिफ्लेक्ट करते हैं, सूरज की रोशनी. टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स. तो एस्ट्रोनॉमर्स का काम ही है कि ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो भी एलिमेंट्स है इनका स्टडी करना. यहां एक जानकारी है, टिल रिसेंटली, टिल अगस्त 2006, प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट. अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट का, ग्रह का दर्जा था. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, कौन सा दूसरा celestial object? Ceres 2003 UV 313 इसका नेम है, discovered in recent past may be called dwarf planets. लेकिन 2006 में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इन्होंने ये डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि प्लूटो का जो प्लैनेट का दर्जा है, ग्रह का दर्जा है, वो निकाला जाए क्योंकि वो बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज है जैसे कि सेरेस है, ओके, तो इन बाकी सेलेस्टियल बॉडीज की तरह प्लूटो के फीचर्स है, यानी कि प्लैनेट की तरह इसके फीचर्स नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है, तो इसको डॉर्फ प्लैनेट कहा जा सकता है. तो 2006 के बाद प्लूटो को ग्रह का दर्जा नहीं है. सो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रख लो. The Earth. The Earth is the third nearest planet to the Sun. In size, it is the fifth largest planet. It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as a geoid. Geoid means an Earth-like shape. Earth जो है वो Sun से distance में तीसरा नजदीक का planet है, क्योंकि सूरज से पहला नजदीक जो है वो मर्क्यूरी है, उसके बाद वीनस है और फिर उसके बाद पृथ्वी, अर्थ है. अगर साइज की बात की जाए तो पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट अर्थ है. और जो दो पोल्स है पृथ्वी के, यानी कि नॉर्थ पोल उत्तर ध्रुव और साउथ पोल दक्षिण ध्रुव, ये पोल्स की तरफ पृथ्वी थोड़ी सी फ्लैटन्ड है, इसीलिए इसको जियोइड शेप कहते हैं. जियोइड यानी कि पृथ्वी के जैसा शेप. So conditions favorable to support life are probably found only on the Earth. The Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen.
Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. From the outer space, the Earth appears blue because its two-thirds surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. और कुछ जानकारी है, जैसे कि हमारा जो ग्रह है, पृथ्वी ग्रह, बिल्कुल इस पर ही पानी है और हवा है, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक है, और इसीलिए पृथ्वी पर जीवन है। बाकी अन्य ग्रहों पर पानी और हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, खास करके द एयर जिसमें ऑक्सीजन है, इसलिए बाकी ग्रहों पर जीवन नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जैसी कंडीशंस हमारे पृथ्वी पर है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन है, लाइफ है, और बाकी ग्रहों पर ऐसी कंडीशंस नहीं है। पृथ्वी ज्यादा हॉट भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, और ज्यादा ठंडा कोल्ड भी नहीं है। ओके, तो कंडीशंस लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस है, और इसीलिए पृथ्वी जो है एक यूनिक प्लैनेट है इस सोलर सिस्टम में। अगर स्पेस से पृथ्वी देखी जाए तो ब्लू दिखती है, नीली दिखती है, क्योंकि पृथ्वी पर जो 2/3 पृथ्वी का हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है। 2/3 हिस्सा, 2/3 सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। इसीलिए अगर हम स्पेस से पृथ्वी देखते हैं तो हमको ब्लू यानी कि नीले रंग की नजर आती है। ओके, यहां जानकारी है, do you know light travels at the speed of about 3 lakh किलोमीटर पर सेकंड। तो लाइट की स्पीड देखो, लाइट की स्पीड है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करता है। फिर भी येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। इतना ज्यादा लाइट का स्पीड है, फिर भी सूरज से जब लाइट निकलता है तो पृथ्वी पर आने तक 8 मिनट्स लगते हैं, 8 मिनट्स। ओके, तो देखो डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। तो 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए लाइट को 8 मिनट लगते हैं सूरज से यहां तक आने के लिए। तो हमारा पृथ्वी का जो उपग्रह है, सैटेलाइट, तो वो है मून, चांद। तो इसकी हम जानकारी लेते हैं। The moon. Our Earth has only one satellite, that is the moon. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. Okay. तो यहाँ मून जो है, चांद जो है, वो पृथ्वी का एक सैटेलाइट है। वो पृथ्वी के राउंड घूमता है, चक्कर लगाता है। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर यानी फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। ओके, अगर सेंटर से हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें, सेंटर बीच में लेके मून का, तो वो जो पूरी लाइन होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं, व्यास। तो वो डायमीटर कितना है, पृथ्वी के डायमीटर से ओनली 1/4, 25% ऑफ द अर्थ्स डायमीटर, ओनली 1/4। फिर भी वो इतना बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि वो पृथ्वी से नजदीक है। बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज है सोलर सिस्टम में उससे नजदीक है, इसलिए वो बड़ा दिखता है। कितना डिस्टेंस है, तो चांद का पृथ्वी से जो डिस्टेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर। ओके, The moon moves around the earth in about 27 days. तो एक चक्कर लगाने के लिए चांद को, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के लिए 27 दिन लगते हैं। It takes exactly the same time to complete one spin. और ये जो सैटेलाइट है मून, ये उसका जो एक्सिस है इसके अराउंड भी घूमता है, दैट इज स्पिन। स्पिन यानी कि उसके एक्सिस के अराउंड घूमना। जैसे हमारी पृथ्वी भी उसके एक्सिस के अराउंड घूमती है और उसको 24 आवर्स लगते हैं वन स्पिन यानी कि उसके एक्सिस के अराउंड घूमने के लिए। तो ये जो चांद है, मून है, इसको 27 डेज लगते हैं, 27 डेज टू मूव अराउंड द अर्थ एज वेल एज टू टेक वन स्पिन दैट इज अराउंड इट्स एक्सिस। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. और बिल्कुल इसी वजह से, क्योंकि ये स्पिन करता है, इसके एक्सिस के अराउंड भी घूमता है, तो बिल्कुल इसी वजह से हम चांद का एक ही हिस्सा, आधा ही हिस्सा देख पाते हैं। Interesting fact, Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 20 July 1969.
फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून। नहीं, कौन सा भी भारतीय उसने चांद पर अब तक कदम नहीं रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 इस दिन को चांद पर अपना कदम रखा था, सबसे पहले व्यक्ति। अ सैटेलाइट क्या होता है? अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, बिल्कुल इन द सेम वे सैटेलाइट जो होते हैं वो प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट्स to gather information about the universe or for communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the Earth. Some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS, EduSat, etc. तो नेचुरल सैटेलाइट तो मून है, लेकिन मानव ने भी कुछ आर्टिफिशियल अपने सैटेलाइट्स बनाए हैं, बहुत सारे देशों ने बनाए हैं और वो स्पेस में छोड़े हैं। ओके, तो वो स्पेस में छोड़े हैं। तो वो क्या काम करते हैं? बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए, फिर एटमॉस्फेयर मौसम की जानकारी के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए। ये जो सभी सैटेलाइट्स है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, ये काम करते हैं। तो ये कैसे इसको स्पेस में छोड़ा जाता है, यहाँ आप कुछ फिगर्स है वो देख सकते हो। तो रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाता है। तो रॉकेट जो होता है वो सैटेलाइट कैरी करता है और फिर इसको स्पेस में बिल्कुल अर्थ के अराउंड ऐसा इसको एक दिशा दी जाती है, तो बिल्कुल वो उस राउंड पाथ में घूमे और फिर वो जो रॉकेट है वो नीचे गिरता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। चांद पर जो कंडीशंस है वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करते। इट हैज माउंटेन्स है, पर्वत है, प्लेन्स यानी कि सपाट ऐसी जमीन है, और डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. तो जब हम चांद देखते हैं तो उस पर हमें कुछ ऐसा लगता है कि काली परछाई है, तो वो जो एक्चुअली परछाई है उस वहां पर जो माउंटेन्स है, बड़े बड़े पहाड़ है, तो उसकी जो परछाई है वो गिरती है ओके सरफेस पर और वही हमें दिखती है। यहाँ एक इंफॉर्मेशन है, व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। तो इसका आंसर है, क्या लगता है? वाटर लगता है और फिर ऑक्सीजन लगता है। नेक्स्ट और एक जानकारी है सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइट्स। क्या होते हैं एस्टेरॉइड्स? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। स्टार्स है, प्लैनेट्स है और सैटेलाइट्स भी है, लेकिन इनके अलावा और भी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज है जो स्पेस में है, सोलर सिस्टम में है। इनको हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो जो मार्स और जुपिटर का ऑर्बिट है, तो इनके दोनों के बीच की जो स्पेस है, इस स्पेस में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट asteroids are parts of a planet which exploded many years back. तो क्या है ये एस्टेरॉइड्स? तो साइंटिस्ट का कहना है, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये जो एस्टेरॉइड्स है तो एक प्लैनेट का एक्सप्लोजन होके बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले, लाखों सालों पहले एक प्लैनेट का एक्सप्लोजन होके उसके जो टुकड़े टुकड़े है, डेब्रीज है, तो वो है एस्टेरॉइड्स। मेटेओराइट्स दूसरी सेलेस्टियल बॉडी है मेटेओराइट्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेओराइट्स। तो रॉक्स के पीसेस हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं, इसको मेटेओराइट्स कहते हैं। समटाइम्स दीज मेटेओराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी ये मेटेओराइट्स हमारी अर्थ की कक्षा में आते हैं और कभी कभी ये गिरते भी है नीचे पृथ्वी पर। During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. जैसे ही ये meteorites हमारी पृथ्वी की कक्षा में आते हैं और एटमॉस्फेयर में आने के बाद फ्रिक्शन की वजह से और जो एयर हवा होती है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से वो उनको आग लगती है meteorites को, और एक बड़ा लाइट, इट कॉजेस अ फ्लैश ऑफ लाइट। समटाइम्स अ meteor without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow. कभी कभी क्या होता है, ऐसी जली हुई
मीटियोराइट्स जो होती है वो अर्थ पर गिरती है, जहां पर वो गिरती है वहां पर एक बड़ा सा ऐसा हॉलो क्रिएट होता है। ओके, बड़ा हॉलो क्रिएट होता है। हॉलो यानी कि एक ऐसा बड़ा गड्ढा, बहुत ऐसा जिसका डायमीटर बहुत सारा किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर हो, ऐसा, दैट इज हॉलो। तो ये एक फिगर है। डू यू सी अ व्हाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ व्हाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way Galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. तो यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हो कि एक व्हाइटिश ब्रॉड बैंड है। ठीक से अगर आप देखोगे तो एक व्हाइटिश कलर है इसका, और एक बहुत ही ब्रॉड ऐसा एक बैंड यानी कि एक ऐसा पट्टा है। मान लो एक ऐसा लगता है कि एक वाइट कलर ग्लो हो रहा हो, एक पाथ है, रास्ता है एक आकाश में। क्लियर स्टारी नाइट पर आप ये देख सकते हो, आसमान अगर साफ है तो आप ये देख सकते हो रात के समय। तो ये क्या है? इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। लाखों की संख्या में जो तारे हैं, इसका एक क्लस्टर है ये। और ये जो बैंड है इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। अपनी जो सोलर सिस्टम है, जिसका सूरज प्रमुख है और उसके इर्द गिर्द यानी कि उसके अराउंड जो प्लैनेट्स घूमते हैं, और प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट, फिर एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स। तो अपनी जो सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का हिस्सा है। और प्राचीन भारत में इसको एक लाइट की नदी ऐसा कहा गया था। इसको एक लाइट की नदी, प्रकाश की नदी ऐसा कहा गया था, और इसीलिए इसको आकाश गंगा, आकाश में बहने वाली गंगा ऐसा कहा गया था। गैलेक्सी क्या होती है? अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी में बिलियंस, अरबों तारे होते हैं। और क्या होता है? एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी कि बादल, डस्ट, डस्ट के और गैसेस के बादल होते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में ऐसी मिलियंस, लाखों की संख्या में गैलेक्सीज है। It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. तो ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। साइंटिस्ट अभी भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि हम सब इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो यहाँ एक डायग्राम है। इस डायग्राम से यह समझाया गया है कि हम कहाँ है, हमारा जो लोकेशन है वो कैसा है। कैन यू रिलेट यूर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? यू आर ऑन द अर्थ। तो आप देख सकते हो यहाँ एक लड़की है, तो मान लो वो अर्थ यानी कि पृथ्वी पर है। एंड द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अपनी जो अर्थ है ये सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। सोलर सिस्टम जिसका सन यानी कि सूर्य प्रमुख है, और उसके अराउंड प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स और एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स। सोलर सिस्टम अपना, अपने सोलर सिस्टम में एक अर्थ। फिर अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। अपनी जो सोलर सिस्टम है, ऐसी अनेक सारी सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में है, और उनमें से एक जो है वो अपनी सोलर सिस्टम है, विच इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। और यूनिवर्स में ऐसी अनेक गैलेक्सीज है, जिनमें से एक मिल्की वे है। ओके, और इस मिल्की वे गैलेक्सी में एक अपनी सोलर सिस्टम है, ऐसी अन्य भी सोलर सिस्टम है। ओके, और उसमें एक अपने सोलर सिस्टम में एक ग्रह, और उस ग्रह पर हम एक, तो देखो हम कितने छोटे हैं, कितने छोटे हैं हम। ओके, अपना लोकेशन। थिंक अबाउट द यूनिवर्स एंड द फैक्ट दैट इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर? ओके, अभी इस पर हम एक्सरसाइजेस देखते हैं। पहला तो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार? क्या डिफरेंस है प्लैनेट और स्टार में? तो हम प्लैनेट और स्टार में डिफरेंस देखते हैं। तो प्लैनेट्स जो होते हैं, प्लैनेट्स आर सम सेलेस्टियल बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। प्लैनेट्स को उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती। दे आर लिड बाय द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार्स। उनको जो हीट और लाइट मिलती है वो स्टार्स की तरफ से मिलती है, और इनको हम प्लैनेट्स कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, मर्क्यूरी, वीनस, ओके, सभी प्लैनेट्स। अब स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स भी सेलेस्टियल बॉडीज है, लेकिन ये बहुत साइज में बिग है, बड़े हैं और बहुत हॉट है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसेस से बने हुए हैं, एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। एग्जाम्पल फॉर सन, सूरज। दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम से क्या मतलब होता है? सोलर सिस्टम यानी कि द सन, the 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as meteorites and asteroids form the solar system. तो ये सभी, तो उसमें सूरज आया, ग्रह आए, सैटेलाइट्स आए, celestial bodies, meteorites, asteroids. Name all the planets according to their distance from the sun. तो कौन से है वो प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस? सबसे नजदीक है मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, और लास्ट में है नेपच्यून। नेक्स्ट है, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा गया है? द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बिकॉज नंबर 1, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ। लाइफ को सपोर्ट करने की जो कंडीशंस है फेवरेबल, वो पृथ्वी पर ही है, बाकी दूसरे ग्रह पर नहीं है। और दूसरा, द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ज्यादा हॉट भी नहीं, ज्यादा कोल्ड भी नहीं, और इस पर पानी है, वाटर एंड एयर, हवा भी है, जिसमें ऑक्सीजन है, जो सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? चांद की हमेशा एक ही साइड क्यों दिखती है? वी ऑलवेज सी only one side of the moon because the moon moves around the earth in about 27 days and it takes exactly the same time to complete one spin. क्योंकि पृथ्वी के अराउंड घूमते घूमते वो उसके एक्सिस पर भी घूमता है और दोनों को भी 27 दिन लगते हैं, इसीलिए हम हमेशा आधी साइड चांद की देख पाते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, टुगेदर फॉर्म द यूनिवर्स। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। एक गैलेक्सी में बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ओके, टिक द करेक्ट आंसर। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन इज, सो विच इज द प्लैनेट that is the Earth's twin? So it is a Venus planet because of its size and shape. It is exactly like Earth. What is the third nearest planet to the sun? Of course, it is our blue planet, that is the Earth. Next one, all the planets move around the sun in a what kind of path? Elongated path, not circular path. Next one, the pole star indicates the direction to the pole star उत्तर की दिशा में है, यानी कि north. नेक्स्ट वन, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। एस्टेरॉइड्स जो है वो कौन से दो ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं? तो वो ऑर्बिट्स है मार्स और जुपिटर का ऑर्बिट, उसके बीच में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ stars forming various patterns is called a constellation. Next one, a huge system of stars is called galaxy. Dash is the closest celestial body to our earth. So moon is the closest celestial body to our earth, 3,84,000 km from the earth. Dash is the third nearest planet to the sun. Earth is the third nearest planet to the sun. Planets do not have their own dash and dash. Planets do not have their own heat and light. अभी ये जो है बाकी थिंग्स टू डू, तो आप वो कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही अपने सिलेबस पर वीडियोस देखने के लिए। सो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू।